Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about votive stupas or miniature stupas. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian culture point of view. सबसे पहले स्तूपास के बारे में समझते हैं और उसके लिए थोड़ी सी हमें बुद्धिज्म की हिस्ट्री समझनी होगी। तो देखिए, एट द एज ऑफ 80 बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण। तो बुद्धिज्म के अंदर बुद्धा की डेथ को महापरिनिर्वाण कहा गया है। इन हिज लाइफ इटसेल्फ ही अटेंड निर्वाणा मीन्स द हाईएस्ट नॉलेज, लेकिन एज लॉन्ग एज ही लिव्ड ही कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ because he lived in this world, and that is how when he died at the age of 80 माना जाता है कि he freed himself from the cycle of life and death, और जिसको फिर बुद्धिज्म में नाम दिया गया है महापरिनिर्वाण। तो बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण एट द एज ऑफ 80 इन उत्तर प्रदेश कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। आफ्टर दैट ही वॉज क्रीमेटेड बाई मल्लाज ऑफ कुशीनगर। तो उस टाइम के जो रूलर थे कुशीनगर के मल्लाज, they cremated his body with the highest honor, an honor befitting a universal king. तो एक सर्वशक्तिशाली सम्राट वाला जो एक क्रेमेशन होना चाहिए हाईएस्ट ऑनर के साथ, वो क्रेमेशन दिया गया बुद्धा को। आफ्टर हिज क्रेमेशन द रेलिक्स ऑफ हिज फ्यूनरल पायर, यानी कि जो उनके शरीर अवशेष थे, जो अस्थियाँ थी, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि उनकी अस्थियाँ भी जो हैं उसको उनके जो फॉलोअर्स थे, जो अलग अलग किंगडम्स के फॉलोअर्स थे, उनकी अस्थियों को भी वो ऑनर देना चाहते थे। इसके लिए उनकी अस्थियों को भी 8 शेयर्स में डिवाइड किया गया, एंड दैट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द डिफरेंट किंगडम्स ऑफ दैट टाइम, लाइक अजातशत्रु ऑफ मगध, लिच्छवीज ऑफ वैशाली, साक्याज ऑफ कपिलवस्तु, मल्लाज ऑफ कुशीनगर। तो इस तरीके से 8 पार्ट में बुद्धा के शरीर अवशेष को डिवाइड किया गया, रिलिक्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर ऑफ बुद्धा। और इन 8 जो पार्ट थे बुद्धा के शरीर अवशेष के, उन 8 हिस्सों के ऊपर अलग अलग जगहों पे फिर स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जिसको नाम दिया गया स्तूपा। तो ये स्तूपा जो होते हैं दे आर कॉमेमोरेटिव मॉन्यूमेंट। कॉमेमोरेटिव मॉन्यूमेंट आपका मतलब है कि बुद्धा की याद में बनाए गए ये मॉन्यूमेंट्स हैं। दे आर हाउसिंग ओवर अ सैक्रेड रेलिक्स। तो बुद्धा से के जीवन से एसोसिएटेड या बुद्धा के शरीर से एसोसिएटेड जो रेलिक्स हैं या अवशेष हैं, उसके ऊपर जो हाउसिंग क्रिएट की गई उनको कहा गया स्तूपास। तो स्टार्टिंग के 8 स्तूपास तो ऐसे बनाए गए आपने देखा, लेकिन ये स्तूपास जो हैं ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए। उस टाइम की तो आप समझ ही रहे हैं कि आर्किटेक्चर इतनी स्ट्रांग तो होगी नहीं, क्योंकि उस टाइम तक टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत थी नहीं। तो मोस्ट ऑफ द स्तूपास दे कोलैप्स्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 200 to 300 ईयर्स। तो बुद्धा से या बुद्धा के लाइफ के लगभग 300 साल बाद उनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैट्रन या फॉलोअर आप मान सकते हैं अशोका को, ही लिव्ड एंड ही रूल्ड नियर द मगध एम्पायर। तो मगध एरिया में अशोका रूल्ड एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। तो अशोका ने क्या किया, ये जो स्टार्टिंग के 8 स्तूपास थे, ये जब कोलैप्स हो गए तो इन स्तूपास के बचे हुए अवशेष को ले करके अलग अलग जगहों पे फिर उनके ऊपर नए स्तूपास बनवाए इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज बुद्धिज्म। तो इस तरीके से अशोका ने लगभग 84,000 स्तूपास बनवाए इन हिज एफर्ट टू पॉपुलराइज बुद्धिज्म एंड पॉपुलराइज द कल्ट ऑफ स्तूपास। तो इस तरीके से स्तूपास का वापस से निर्माण कराया अशोका ने और 84,000 नए स्तूपास बनाए गए। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्तूपा का। उसकी जो सैक्रेड गेट होती है उसको हम लोग कहते हैं तोराना। ये जो करंट आर्टिकल है इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू मिनिएचर स्तूपा, इस तरह के छोटे छोटे स्तूपास जिनको वोटिव स्तूपास भी कहते हैं। देखिए, मिनिएचर स्तूपा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वो समझिए। जो बुद्धा के शरीर अवशेष थे, रिलिक्स ऑफ बुद्धा, उनको इस तरह के छोटे छोटे 8 सिलिंड्रिकल ड्रम्स में रखा गया था और फिर 8 अलग अलग किंगडम्स को दिया गया। इस तरीके के सिलिंड्रिकल ड्रम्स में रख करके और उनको अलग अलग किंगडम्स में को दिया गया था।
तो बाद में इस तरीके का भी स्ट्रक्चर लोगों ने बनाना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू गिव होमेज और पे ट्रिब्यूट टू बुद्धा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ओरिजिनली इन स्ट्रक्चर्स का सिग्निफिकेंस क्या है कि इस तरह के स्ट्रक्चर में, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में बुद्धा के शरीर अवशेष को रख करके 8 अलग अलग किंगडम्स को दिया गया था। बाद में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स अलग से लोगों ने बनाना शुरू कर दिया बुद्धा के याद में, आप कह सकते हैं, इन ऑर्डर टू पे रेस्पेक्ट टू हिम। और इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको फिर नाम दिया गया मिनिएचर स्तूपा या वोटिव स्तूपास। इस तरह के स्तूपास का बनाने का निर्माण जो है वो काम लगभग 7th सेंचुरी एडी के आसपास शुरू हुआ है, यानी कि आप मान सकते हैं लगभग 1000 साल बाद आफ्टर बुद्धा लिव्ड लगभग ये मिनिएचर स्तूपा बनाना शुरू किया गया। मिनिएचर स्तूपा बुद्धिज़्म के अंदर गिफ्ट लेने देने के काम में आता था। तो बड़े जो किंग्स हुआ करते थे उनको फिर लार्ज साइज़ के ये वोटिव या मिनिएचर स्तूपा दिया जाता था, जबकि बाकी लोगों को या भिक्षुक लोगों को, मॉन्क लोगों को स्मॉल साइज़ का वोटिव या मिनिएचर स्तूपा गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था। दीज मिनिएचर या वोटिव स्तूपास आर मेड अप ऑफ टेराकोटास एंड दे वर यूज्ड फॉर पेइंग ऑफरिंग्स। The larger ones, as I said, were given to the visiting kings, while smaller stupas were given to monks. अभी ये जो वोटिव स्तूपास हैं इनको अगर देखें आप तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर तो है ही है, नीचे में आप देखेंगे तो टीयर्ड बेस है, यानी कि अलग अलग लेवल के बेसेस हैं, टीयर्ड बेसेस। और टॉप पे आप देखेंगे तो क्राउन जैसा है, क्राउन, दिस वन इज द क्राउन। सो in addition to the drum, as you can see, the stupas have tiered bases and have crowned at the top. This crown represents royalty or divine status of Buddha. This crown represents divine status of Buddha. Votive stupas न्यूज़ में क्यों आए हैं? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में लगभग 1200 साल पुराने मिनिएचर स्तूपास को डिस्कवर किया है नियर सराय टीला माउंट ऑफ नालंदा महाविहार। तो नालंदा महाविहार इज एनी वे पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज़ इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। और वहाँ पे कई सारे इस तरीके के 1200 साल लगभग पुराने मिनिएचर स्तूपास को डिस्कवर किया गया है बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्तूपास के स्ट्रक्चर पे ये क्वेश्चन दे रखा है हमने, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ से हिंट्स लेकर के आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे सेरेमोनियल गेटवे, मैंने पहले भी आपको बताया, इसको कहा जाता है तोरानास। ये जो स्ट्रक्चर है, हेमिस्फेरिकल डोम स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है अंडा। ये ऊपर जो टीयर्ड, ऊपर जो आप देख सकते हैं ये क्राउन जैसा, इसको कहा जाता है हर्मिका। तो इसको देख करके, इस इमेज को देख करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। The next topic is about Doppler weather radar network. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. So Doppler effect होता क्या है पहले ये समझेंगे, तब जाकर के करंट न्यूज हम समझ पाएंगे। तो Doppler effect फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिस that deals with the frequency that appears to a person. देखिए, ये मान लीजिए कि एक एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस से साउंड रिलीज हो रहा है। तो साउंड भी एक तरह का वेव है जिसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग लोगों को किस तरीके से पता चलेगी वो सब बताता है डॉपलर इफेक्ट। तो ये एम्बुलेंस और इस डायरेक्शन में चल रहा है, राइट। तो जिस इंसान के और ये एम्बुलेंस आ रहा है उस इंसान को इस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा महसूस होगी, हाइयर फ्रीक्वेंसी की महसूस होगी, जबकि जिस इंसान से ये एम्बुलेंस दूर जा रहा है उस इंसान को इस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम महसूस होगी। तो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए 30 हर्ट्ज, मान लीजिए 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो इस इंसान को सुनाई देगा 40 हर्ट्ज के आसपास का फील होगा, अपीयर होगा, और इस इंसान को 20 हर्ट्ज के आसपास का अपीयर होगा। तो जिससे दूर जाता है उसको लोअर फ्रीक्वेंसी अपीयर होता है, जिसके नज़दीक आता है उसको हाइयर फ्रीक्वेंसी अपीयर होता है। जबकि साउंड की फ्रीक्वेंसी तो वही है, बट हाउ इट अपीयर्स टू टू डिफरेंट पीपल, इट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ द सोर्स फ्रॉम वेयर द साउंड वाज गेटिंग रिलीज्ड
is moving or how this source is moving. It is coming closer or moving away from that person. That is Doppler effect. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डॉपलर इफेक्ट का. अभी डॉपलर इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसके मदद से रडार्स बनाए जा सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डॉपलर वेदर रडार्स. जैसे मान लीजिए कि बारिश आ रही है तो नीचे अर्थ पे इस तरह के रडार्स लगाए जा सकते हैं जो पहले ही बता दें कि रेनफॉल होने वाली है, पहले ही वो बता दें कि लाइटनिंग बिजली होने वाली है, गिरने वाली है. इस तरह के जो रडार सिस्टम होते हैं जो डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करके पहले ही एडवांस में प्रेडिक्ट कर दें कि क्या लाइटनिंग स्ट्राइक होने वाली है या हेवी रेनफॉल होने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है. तो सच वेदर रडार्स आर नोन एज डॉपलर वेदर रडार्स. दे आर लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड सर्वेलेंस सिस्टम. दे कैन बी हेल्पफुल इन मेजरिंग रेनफॉल इंटेंसिटी और विंड स्पीड, लोकेट स्टॉर्म सेंटर etc. इसका करंट न्यूज़ में क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं वो ज़रा देखते हैं. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंसेस ने कहा है हाल फिलहाल में, अब किसने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप कह सकते हैं सरकार ने कहा है हाल फिलहाल में कि ये जो डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क्स हैं 2025 तक पूरे इंडिया भर में इनको इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा. यानी कि पूरे इंडिया भर के अलग अलग कोनों में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क की मदद से हम लोग वेदर फॉरकास्टिंग करेंगे विच विल बी मोर एक्यूरेट इन नेचर, विच विल बी मोर एक्यूरेट इन इट्स predictions. So ये जो अनाउंसमेंट किया गया that was done on the occasion of 148th फाउंडेशन डे ऑफ IMD. ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. आखिर अगर पूरे देश भर में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क लग जाता है तो उसका क्या फ़ायदा होगा, व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूव. तो जो बड़े बड़े डिजास्टर्स हैं उनसे कारण जो नुकसान होता है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है. डिजास्टर्स लाइक थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग या फ्लड या हेवी रेन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल ये डेटा से आपको पता लग जाएगा कि इन तरह के डिजास्टर से कितना नुकसान होता है. 2022 में अकेले 2227 लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ डिजास्टर्स लाइक थंडर स्टॉर्म या फ्लड etc. उसमें भी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है बिकॉज ऑफ लाइटनिंग. बिजली गिरने से 1285 लोगों की जानें गई हैं. तो इन सब को बचाया जा सकता है अगर हम लोग पूरे देश भर में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क का इस्तेमाल करें तो 2025 तक ये हो पाएगा. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी. कल भी मैंने आपको बताया था न्यूज़पेपर में कि कल का दिन यानी कि 17 जनवरी इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी, राइट. तो ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी को याद करने के लिए कल के दिन को हमारे स्टेट असम में शिल्पी दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाता है. तो उनसे रिलेटेड ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया. उसमें ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन थे इस आर्टिकल में, इसलिए मैंने कल का टाइम ले लिया. मैंने कल भी कहा था आपको कि इस आर्टिकल को मैं आज कवर करूँगा ताकि मैं आराम से इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊँ. आपको पता है GS पेपर 5 असम वाला जो पेपर है उसमें पर्सनालिटी बेस्ड सवाल आते हैं कई सारे. तो ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन जिस आर्टिकल में लिखे थे उनको एक एक करके देखते हैं. सो ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी आर्ट के फील्ड में इंटर करने से पहले ही कंट्रीब्यूटेड टू फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो. हिज मदर किरणमयी हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ज्योति प्रसाद अग्रवाला. In fact, she was the first president of Tejpur Mahila Samiti that was established in 1919. She also set up Sipni Sangh, a weaving center for women at the ancestral Agarwala home in Tejpur known as Poki. तो ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के एंसेस्ट्रल होम को कहा जाता है पोकी. क्यों कहा जाता है पोकी वो भी ज़रा समझेंगे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एंसेस्ट्रल होम of Jyoti Prasad Agarwala is known as Poki. It was built in 1874 by his grandfather Hari Bilas Agarwala. इसको पोकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तेजपुर का ये पहला कंक्रीट घर या पक्का घर था, इसीलिए इट इज़ पॉपुलरली नोन एज पोकी. अगर इस घर का आप आर्किटेक्चरल स्टाइल देखें तो राजस्थानी और अहोम स्टाइल दोनों का मिक्स है ये. और गांधी जी जब 2 बार असम उन्होंने विजिट किया, पहले और दूसरी बार जब उन्होंने असम विजिट किया 1921 और 1934 में, दोनों ही बार ड्यूरिंग हिज तेजपुर विजिट ही स्टेड इन पोकी. यहीं पे ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी रोट हिज स्क्रिप्ट ऑफ फर्स्ट मूवी जॉयमती, जो असमीज पहली मूवी है जॉयमती, व्हेन ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम जेल. तो इसी पोकी में बैठ करके उन्होंने पहली असमीज मूवी जॉयमती को
लिखा है आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम जेल। अभी इस पोकी को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस म्यूजियम का नाम है ज्योति भारती म्यूजियम। तो अग्रवाला फैमिली हैंडेड ओवर दिस बिल्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ असम इन 1977 फॉर प्रिजर्वेशन एज अ मेमोरियल म्यूजियम, और तब से 1978 से दिस कल्चरल सेंटर इज नोन एज ज्योति भारती which was set up in the premises of Poki. So now Poki is known as ज्योति भारती म्यूजियम। और देखा जाए अगर इंफॉर्मेशन ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के बारे में, तो अलॉन्ग विथ कला गुरु विष्णु प्रसाद रभा ही रोट सोनित कोंवरी द फर्स्ट प्ले ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाला एंड जॉयमती। जॉयमती तो आपको पता ही इसके ऊपर दैट इट इज़ द फर्स्ट एसएमईज मूवी। तो ज्योति प्रसाद अग्रवाला इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फर्स्ट फिल्म मेकर ऑफ असम। He created Chitrban Studio at Tejpur in 1934. Created first Assamese movie Joymati in 1935. Joymati was first released at Ronak Mahal in Kolkata on 10th March 1935. और उसके कुछ दिनों बाद it was also screened at Kumar Bhaskar Natya Mandir in Guwahati. Joymati film was based on the play titled Joymati Kauri by Lakshminath Besh Barua. तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं, एक एक फैक्ट पे पीटी में सवाल बन सकता है। ये मैंने इस आर्टिकल से उठाया है। मेरी एसएमईज जो आर्ट आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है नहीं, जो भी मैं अखबार से पढ़ता हूँ वहाँ से लेता हूँ, तो ये सब मैंने इस आर्टिकल से उठाया है और मुझे लगता है कि इन सब से प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। तो जॉयमती फिल्म वॉज बेस्ड ऑन द प्ले टाइटल्ड जॉयमती बाय लक्ष्मीनाथ बेस बरुआ। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ सिनेमा हॉल Junaki at Tejpur in 1937. Roop Kuwar Jyoti Prasad Agarwala also created second Assamese film Indramalti in 1937. इनको रूप कुंवर यानी कि प्रिंस ऑफ ब्यूटी का टाइटल दिया है आनंद चंद्र बोरुआ जी। ही वॉज ए वेल नोन पोएट, रिनाउंड पोएट। ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के जो म्यूजिक थे या सॉन्ग्स थे उनको ज्योति संगीत कहा जाता है। ज्योति संगीत बिकॉज हियर यू कैन सी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री स्ट्रीम्स, असमीज ट्रेडिशनल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक, तीनों का कॉन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं। ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आसाम ब्रांच ऑफ इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। ही इज ऑल्सो नोन टू बी अ फेमिनिस्ट इन द लाइन ऑफ श्रीमंत शंकर देव। तो वीमेन राइट्स के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, लिखा है। दैट इज वाई इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फेमिनिस्ट। नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ज्योति प्रसाद अग्रवाला ओनली, बट इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सो दिस आर्टिकल इज अबाउट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ऑफ असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया 17 जनवरी शिल्पी दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। 2023 वाला जो शिल्पी दिवस है इट इज 74th शिल्पी दिवस इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाला। तो इसी दिन पे शिल्पी दिवस पे शिल्पी अवार्ड्स दिए जाते हैं टू आर्टिस्ट्स। 2023 का शिल्पी अवार्ड दिया गया है श्री राजेन गोहाई जी को, इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन, एंड पोखीला लेखतेपी जी को, रिनाउंड सिंगर। शिल्पी अवार्ड में 2 लाख का कैश अवार्ड, एक साइटेशन एंड मोमेंटो दिया जाता है। शिल्पी अवार्ड के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं। सर नट सूर्य फनी शर्मा अवार्ड फॉर ईयर 2022 हैज़ बीन गिवन टू एक्टर प्रांजल सैकिया। भावेंद्र नाथ सैकिया अवार्ड, डॉक्टर भावेंद्र नाथ सैकिया अवार्ड 2022 गिवन टू वेटरन एक्टर अरुण नाथ। भीमबर देवरी अवार्ड ऑफ 2022 गिवन टू राइटर मिलेश्वर पतौर, एंड बीजू फुकान अवार्ड ऑफ 2022 टू फिल्म मेकर समरेंद्र नारायण देव। नाट्य सूर्य फनी शर्मा जी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या आप इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, आप यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। असम सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन है। सो फनी शर्मा जी को मोबाइल थिएटर के परफॉर्मेंस के लिए याद किया जाता है। सो ही वॉज अर्लियर अ ट्रेडर इन गुवाहाटी, इंगेज्ड इन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिश एंड घी। तो घी और फिश का बिजनेस करते थे, लेकिन ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ विष्णु प्रसाद रवा जी, जिनको कला गुरु भी कहा जाता है। दे वर गुड फ्रेंड, साथ में लोग फुटबॉल भी खेलते थे। एक बार ये लोग फुटबॉल खेलने गए टू सारभोग, जहाँ पे संजोग से उस फुटबॉल मैच के रेफरी थे
असम असमीज ड्रामा के जो काफ़ी लीजेंड माने जाते हैं ब्रजनाथ शर्मा जी। तो आप कह सकते हैं कि आचार्य, ड्रामा के आचार्य माने जाने वाले, नाट्य आचार्य माने जाते हैं ब्रजनाथ शर्मा जी। वो इस मैच के रेफरी थे, जिस मैच में नाट्य सूर्य फनी शर्मा और विष्णु प्रसाद रावा जी खेलने गए थे। तो वहीं मुलाकात हुई फनी शर्मा जी की आचार्य ब्रजनाथ शर्मा से, नाट्य आचार्य ब्रजनाथ शर्मा से, और इतना इंस्पायर हुए फनी शर्मा जी ब्रजनाथ शर्मा जी से कि उन्होंने ब्रजनाथ शर्मा जी को अपना गुरु बना लिया। और विष्णु प्रसाद रावा जी ने रिक्वेस्ट किया, विष्णु प्रसाद रावा जी पहले से आर्ट फील्ड में काफ़ी जाने जाते थे, तो उन्होंने ब्रजनाथ शर्मा जी को रिक्वेस्ट किया कि आप फनी नाथ शर्मा को सिखाएं। इस तरीके से ब्रजनाथ शर्मा के शिष्य बन गए, डिसाइपल बन गए फनी नाथ शर्मा। और फिर फनी नाथ शर्मा जी ने अलग अलग जगहों पे फिर प्ले किए, और उसके बाद तो आपको पता ही है, दस बिगेन द ग्रेट कोलैबोरेशन इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ असम। फनी नाथ शर्मा ज्वाइंट ब्रजनाथ शर्माज कोहिनूर ओपेरा पार्टी। तो ब्रजनाथ शर्मा, आचार्य ब्रजनाथ शर्मा जी की कोहिनूर ओपेरा पार्टी थी, जिसको ज्वाइन किया फनी नाथ शर्मा जी ने। एंड फ्रॉम देयर ही क्रिएटेड ए मूवमेंट ऑफ मोबाइल ड्रामा इन असम, और जिस कारण से फिर फनी नाथ शर्मा जी को नाम दिया गया नाट्य सूर्य फनी शर्मा। The next article is about Varuna exercise 2023. This topic is important from prelims exam point of view. पीटी में सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है वरुणा एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच का एक्सरसाइज है। तो इट इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच नेवी। इसको 1993 में स्टार्ट किया गया था। इस साल 2023 में इट वुड बी द 21st एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और गति शक्ति स्कीम का ओवरऑल जो बजट है दैट इज समवेयर क्लोज टू 110 लाख करोड़। LHS 475b is an exoplanet that was recently seen by James Webb Telescope. That's all from our side for today. Thanks for watching.